अब स्टार्ट हो रही है। अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं। चलो खैर, अगर नाम मिस होगी ना तो मैं वैसे खुद से वैसे ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं ले रहे होते क्लास। बस इतनी सी है ये चीज़। नीट क्या है, -1 से +1 तक के दरमियान है, तो वैल्यू देख के पता चल जाएगा कि वीक रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। बस ये बात है, इसमें फॉर्मूला है। और ये है कि कोई आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को नहीं देखना होता। और बस इतनी सी चीज़ है ये, ठीक है ना। बस इतना काफ़ी है आप लोगों के पेपर के लिए। आगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर जो होता है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करता है, और ये क्या होता है आप कोरिलेशन -1 से +1 के दरमियान। इस बुक से में से अब इतना ही करना था, अब आगे टेस्टिंग करनी है। तो ये इसी वजह से कर रहे थे कि आप लोगों को टेस्टिंग डायरेक्ट तो मैं स्टार्ट करवा नहीं सकती थी। बीटा की टेस्टिंग है और उसके अलावा आर की टेस्टिंग है, या दूसरे वर्ड में। अच्छा, अब आप लोग ये एक दफा देख लो थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि वहां पे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोगों को अगर याद होगा कि एच नॉट में क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, पॉपुलेशन मीन के बारे में लिखते हैं। और जबकि हम नीचे यूज क्या कर रहे होते हैं, एक्स बार को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सैंपल अवेलेबल होते हैं। तो म्यू को तो हम यहाँ से जो हमने खुद से सेट की होती है वो वाली वैल्यू यूज करते हैं, जबकि एक्स बार हमने सैंपल में से खुद निकाला होता है। हमने खुद से सैंपल लिया था और उसके बाद हमने सारे डाटा का मीन निकाल के, ये हम खुद निकालते हैं। और म्यू होता है हमारे पास कि हम सेट करते हैं कि ये हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यू इतनी है, और हम उसको क्लेम को, यानी कि उस क्लेम को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये फर्क है कि सैंपल में हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से अब आप लोग देखो कि म्यू यानी कि क्लेम में हम लोग क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस में और अल्टरनेटिव में म्यू को यूज करते हैं। इसी तरह से जब आप लोग अब इसकी कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो टेस्टिंग करोगे, रिग्रेशन की टेस्टिंग के लिए आप लोगों ने बीटा को टेस्ट करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है उसकी टेस्टिंग करनी है। तो आप लोगों का नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, बीटा होगा। और जबकि आप लोगों ने अल्टरनेटिव जो हम लोग खुद से, सॉरी अल्टरनेटिव में नहीं, कैलकुलेशंस में जब हम खुद से जो निकालते हैं वो एस्टिमेटेड बीटा बी यूज करते हैं, ठीक है, ये फर्क है। तो ये यही उसका जो फर्क उस म्यू और एक्स बार का था पॉपुलेशन और सैंपल का, इसमें भी यही है कि ये आप लोगों के पास रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये आप जो खुद से एस्टिमेट करते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, ये फर्क है। और दूसरा यानी रिग्रेशन की ये टेस्टिंग करेंगे बीटा की, और आप लोगों ने कोरिलेशन की क्या करनी है, अभी हमने आर पढ़ा है ना कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसमें क्या होता है पॉपुलेशन के लिए रो होता है, ठीक है, ये फर्क है। तो जिस तरह से हमारे पास म्यू यूज करते हैं उसी तरह से हम कैलकुलेशन में आर यूज करेंगे, जबकि आप लोगों के पास क्लेम में जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, रो होगा, जो कि होगा पॉपुलेशन का, और ये क्या होगा जो हमने खुद एस्टिमेट कर रहे होंगे सैंपल से वो होगा। इसी तरह से ये पॉपुलेशन का, और जब खुद एस्टिमेट कर रहे हैं वो बी आपके पास होगा। तो ये फिर अब टेस्टिंग कल से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप लोगों को स्टेप सारे सही वही होंगे। बस ये है कि आप लोगों को पता चल गया है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। रिग्रेशन का कोफिशिएंट आर स्क्वायर होता है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, सॉरी बीटा कहते हैं, बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट। और आर स्क्वायर क्या होता है वो अलग से हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं। बीटा आप लोगों का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो बीटा और आर बेसिकली ये है आपके। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आर के अगेंस्ट आर स्क्वायर है, आर के अगेंस्ट क्या हम किसकी टेस्टिंग करेंगे, बीटा की, और यहाँ पे आर की। अच्छा, अब आप लोग पूछ लो कि अगर पीछे से कुछ आप लोगों ने कुछ समझना है, इसमें से इतना ही था। अब एक दफा मैं बता देती हूँ ओवरऑल हमने क्या किया है रिग्रेशन का। आप लोगों को स्टार्ट में पेज नंबर 395 पे देखो, एक तो इनके सबके नेम्स आप लोग एक दफा देख लेना। डिपेंडेंट वेरिएबल के नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिपेंडेंट को नॉन रैंडम कहते हैं, फिक्स्ड होता है, रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, रिग्रेशन या एक्सप्लेनेटरी। और जो डिपेंडेंट होता है उसको क्या कहते हैं आपको, इंडिपेंडेंट के अलावा उसके नेम्स क्या हैं आपके पास, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन, रिग्रेसेंट, प्रिडिक्टेंट। तो बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद कर लेना कि इसके ये नेम्स होते हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पता होना चाहिए। और उसके बाद है आप लोगों के पास नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम। वो यही चीज है कि आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। तो सबसे पहले उसको हम प्लॉट करके देखते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप है भी या नहीं, और अगर है तो कौन सा है, लीनियर है, पॉजिटिव लीनियर है, नेगेटिव लीनियर है, या कर्वी लीनियर है, कर्व बन रही है तो कर्वी लीनियर। और रिग्रेशन मॉडल भी पढ़ा था,
और फिर उसके बाद क्या था कि हमने उस मॉडल में ए और बी की लाइंस, इस मेथड को अच्छा आप ए और बी को डिटरमिन करते हैं ना, एस्टिमेट करते हैं ए और बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू आपको पूरी फॉर्मूला लिखवाया था एन समीशन एक्स वाई वाला, आप लोगों ने लाजमी लर्न कर लेना है। ये था एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये आप लोगों के पास b का फॉर्मूला है, b पहले निकालते हैं और a क्या होता है y बार माइनस डी एक्स बार। x बार गिवन होते हैं दोनों के, मतलब निकालना आसान होता है। x जो आपके पास गिवन होगा डाटा में उसका मीन निकालोगे और y बार y का मीन, और साथ में b आपके पास वैल्यू आ गई भी होगी इस फॉर्मूला से, तो मेन आप लोगों ने पहले a निकालना है फिर उसके बाद a निकालना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एस्टिमेटेड a और b होते हैं। और इस मेथड को, जिस मेथड से हम लोग ये निकाल रहे होते हैं ना, ये जो फॉर्मूला है, इस मेथड को लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड कहते हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। तो अगर वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज की हो तो उसके लिए बता रही हूँ, वरना याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी डेरिवेशन होती है लीस्ट स्क्वेयर से कि किस तरह से डेराइव इसको हम फॉर्मूले को बनाते हैं, तो वो आप लोगों का उससे कंसल्ट नहीं है। आप लोग बस ये कि ये बीटा की बी का फॉर्मूला याद है, इतना काफी है। अच्छा नेक्स्ट है, उसके बाद क्या किया था, ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों ने, यानी कि अगर आप लोगों को यहाँ पे एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला ओपन फॉर्म में ही है, इसकी कोई क्लोज फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे गिवन होगा आपको समीशन एक्स वाई, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे आराम से, आप लोग बी निकाल लोगे और आराम से ए निकाल लोगे, और मॉडल फिर उसको इस तरह से लिख लोगे कि वाई हैड एस्टिमेटेड ए की वैल्यू जो आंसर आया होगा वो बी की वैल्यू का जो आंसर आया होगा, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास लाइन है, ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन मॉडल जो हम वो बनाते हैं वो उसी तरह से, अगर आप लोगों के क्वेश्चन में होगा तो ए और बी पहले निकालोगे, फिर उसके बाद अगर पूछा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है तो वो निकाल लोगे आर स्क्वायर, जो कि क्या था आप लोगों के पास, यानी कि रिग्रेशन लाइन के लिए ये वाला प्रोसीजर है। और उसके बाद अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहा हुआ होता है तो एक्सप्लेन डिवाइडेड बाय टोटल, तो इसके फॉर्मूला भी बताए थे, और वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर का बताया था, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने को आ सकता है, तो फॉर्मूलाज बेसिकली आप लोगों ने करने हैं, इसके फॉर्मूलाज कर लेना और ये वाला फॉर्मूला कर लेना है, एक आसान है उसमें से, और आर स्क्वायर का करना है, स्टैंडर्ड एरर का करना है, ओपन और क्लोज दोनों करने हैं, और आप लोगों ने फिर लास्ट में इसका करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। बस ये पूरी ओवरऑल इसमें यही काम करना है। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कोई काम किया है कि नहीं किया, कुछ कर रहे हो आजकल के? यस मैम, की थी 10.1 10.2 एग्जांपल। बाकी कोई नहीं की? फिर आप लोग फाइनल में आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती, सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, साथ साथ कर लो। ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, निकालने तो बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो पेपर में निकालोगे ना, वो तो आप लोगों को दे देंगे समीशन एक्स वाई की वैल्यू, समीशन एक्स की, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होंगे तो ही आप लोग करोगे। स्टैंडर्ड एरर का मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों को टिक करवाया था, दोनों फॉर्म उसकी कर लेना। इसी तरह से कोवेरिएंस कोरिलेशन सॉरी उसका भी आज जो भी किया है वो है, और आर स्क्वायर में इसकी एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन का भी आप लोगों के पास, बल्कि अनएक्सप्लेन ही उन्होंने फाइंड किया हुआ था, और एक्सप्लेन क्या है, क्या कह रही है मैम मैं कर दूंगी, मैं ना खुद से अपलोड कर दूंगी। हाँ जी पूछो। मैं यही बताने लगी थी आपको जो तैयबा का है। अच्छा मैं चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के, कहाँ से नहीं हुई थी मुझे ये भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग किधर से नहीं हुई थी। बस ये है कि आप लोगों ने एक दफा फॉर्मूले को देख लो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, ओपन फॉर्म वाला अगर करना है तो वो आप लोग कर लो, समीशन एक्स माइनस ये क्लोज फॉर्म है एक्स बार और वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स और
सॉरी समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसकी रेंज ओपन फॉर्म वहीं पर दी हुई है, आप लोग वहां से करोगे, ठीक है ना। फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला ऑफ r एज, इस तरह से इसको करोगे आप लोग। अच्छा यहाँ पे देखो r क्या है, मैंने कहा था कि 0 से सॉरी -1 से 1 के दरमियान लाया करता है पॉजिटिव 1। -1 का मतलब होता है, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करना होता है। यहाँ पे मैथमेटिकल मतलब नहीं है इसका कि जिस तरह से माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि -1 बड़ी है या +1 बड़ी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ माइनस क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, आपके ये बड़ी छोटी वैल्यू को शो नहीं कर रहा। अगर आपके पास माइनस में आंसर है, माइनस के साथ आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। लाइन तो ये बन रही है आपके दरमियान, लेकिन क्या है कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कोई सा भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं कि x के ही हम कहेंगे कि x के इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब दोनों वेरिएबल्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है इनकी, या इक्वल है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की सेंस में ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल इंक्रीज करने से दूसरा क्या हो रहा है, बिल्कुल 100% डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी उसके इंक्रीज करने से वो क्या है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है। अगर बिल्कुल -1 का आंसर, ठीक है, -1 का आंसर क्या होगा, 100% आपके पास उनके दरमियान परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। परफेक्ट का नाम यूज करते हैं हम। अगर 1 आ जाता है ना, -1 या +1 भी आ जाता है, तो कौन सा रिलेशनशिप होता है, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा क्या है, बिल्कुल 100% वो डिक्रीज ही करेगा अगर तो -1 आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी इंक्रीज भी कर देगा, कभी कभी अगर -1 आंसर है तो फिर क्या होगा, 100% वो डिक्रीज करेगा एक वेरिएबल दूसरे के इंक्रीज होने से। अगर +1 आंसर है तो 100% एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये। और अगर r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 1 के जितने करीब होगी, -1 और +1 दोनों के लिहाज से, क्योंकि माइनस और प्लस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। तो आप लोगों के पास जितनी 1 के करीब होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ पे जिसमें 0.90 आ रहा है, तो इसका मतलब है 90% उनके दरमियान रिलेशनशिप है कि आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। जबकि इसकी जो अगर स्मॉल वैल्यू आ जाती है 0.30 0.45 भी अगर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इतना कोई खास रिलेशनशिप नहीं है इनके दरमियान, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही वो एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्योंकि आपस में उनकी एसोसिएशन ही बड़ी थोड़ी है, 45% है जस्ट या 30% है, तो हम क्या है कि 100% हम श्योर नहीं है कि एक उसके एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा भी क्या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। तो कोरिलेशन की वैल्यू इस तरह से हम लोग इसको वो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो बस अब आप लोग अगर इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग या वीक का ही पूछा जाएगा कि ये वीक रिलेशनशिप शो कर रहा है या स्ट्रॉन्ग, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस डायरेक्शन में है। तो अब आप लोग साइन देख के बता दोगे कि माइनस में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि दोनों एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज ही होगा, ये चीज है। तो ये ज्यादा इजी है कोरिलेशन। आप लोग इसके ओपन जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास वैल्यूज सारी गिवन होंगी, सिर्फ फॉर्मूला याद करना होगा कि, और उसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे। और बस ये थोड़ी सी ये वाली बात की जितना उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और डायरेक्शन -1 और +1 सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ये वाली बातें याद करने वाली है इसमें। इसके अलावा बस इसका आप लोगों का इतना ही यूज है। बाकी कोफिशिएंट और डिटरमिनेशन वाला लेक्चर तो कर दिया था आप लोगों ने। अगर कोई इशू होता है ना, मैं ऐसे देखती हूँ लेक्चर्स वगैरह, आप लोग मुझे बता दिया अगर कोई पॉइंट अगर मिस हुआ हुआ उसमें, या आप लोगों का रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा कोई हो गया हो, तो मैं बात रिपीट कर दिया करूँ कि दूसरी वीडियो में वो आ जाया करे। जैसे आप लोगों को आसानी में, आप लोगों के लिए है वो सारी वीडियोस, आप लोगों ने ही देखनी है सिर्फ। हाँ जी, अब क्लियर हो गया, इतना काफी है आज के लिए। टेस्टिंग फिर कल से करेंगे। बीटा की टेस्टिंग है रिग्रेशन कोफिशिएंट की जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो फॉर्मूलाज बस उसमें भी थोड़े से होंगे, आप लोगों का जो फॉर्मूला यूज करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि जब हम जी यूज कर रहे थे तो हम जी का फॉर्मूला यूज करते थे, टी यूज कर रहे थे तो टी वाला फॉर्मूला, एफ का अपना फॉर्मूला था। इस तरह से उसकी क्या डिफरेंस है, सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिफरेंस होगा, और बाकी आपका
वही चीज़ है कि आप लोगों का बाकी स्टेप्स आप लोगों के 6 स्टेप्स जैसे होते हैं वही होगा। और अगर तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ आ गई है और एक दफ़ा हम ये टेस्टिंग कर लें, फिर मैं आप लोगों को ज़रा ये एक दफ़ा ना क्विज़ वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने कितने गलत आंसर्स दिए हुए थे और ऊपर से कितने स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरे इतने नंबर हैं तो इतना कुछ है ये। तो मैं वीडियो अगर आप लोग कहते हो मैं क्विज की भी लगा देती हूँ उस पे यूट्यूब पे, खुद ही आप लोग देख लो अपने आंसर्स खुद ही जज कर लेना। हाँ जी, और कुछ? ये एक रोल नंबर इस टाइम आई है। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा ज्वाइन किए, मैं स्टार्ट से थी क्लास में। अच्छा चलो ठीक है, अटेंडेंस तो इस दफ़ा लगनी नहीं है। बस ये है कि आप लोग जिसका मिस हो जाए वो फिर बाद में मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो वहाँ से देख लेना। चलो मैं फिर एंड करने लगी हूँ। तैयबा मुझे आप सेंड कर देना टाइमली, ईमेल एड्रेस वही है जो पेपर में बताया था आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।